हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का 75 क्वेश्चन तक हो गया था। और अभी तक आप लोग पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जाके चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे प्रश्नों को व्याख्या करने में या उत्तर बताने में कहीं लग रहा कि कोई गलत कुछ शब्द मतलब मुझसे भूलवश छूट छूट गया या त्रुटि हो गई हो तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का 76 क्वेश्चन। देखते हैं 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पिछले वीडियो में 5 प्रश्नों तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 76 प्रश्नों को देखेंगे। 76 प्रश्न के आगे से प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो 76 प्रश्नों में ये कह रहा है, तो 76 प्रश्न ये कह रहा है कि जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा 3 कथन दिया है, पूछा तीनों में से कौन कथन सही है। तो इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था। तो देखिए, पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था 2012 में किया गया था। और इसका मुख्यालय बान जर्मनी में स्थित है। तो ये भी इसका कथन क्या है, दूसरा भी सही है। पूछ रहे भारत आकार अगला कर भारत इसके सदस्य देश है। तो भारत भी जैसा कि अन्य देश हैं उसी के साथ भारत भी इसके सदस्य देश है। और इसमें कुल क्या ना कि 144 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र के जो जितने भी सदस्य देश हैं इसकी सदस्यता के लिए वो भी पात्र हैं। अर्थात तीनों कथन क्या है, सही है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में तीनों कथन दे रहा है या सही है। तो देखिए, पहले ऑप्शन में 1 और 2 सही है, दूसरे में 2 3 सही है, 1 और 2 1 3 सही है, और डी में दे रहा है 1 2 3 सभी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को अंतर सरकारी विज्ञान नीति से कहा जाता है। इसके बाद से अगला प्रश्न जो है कि कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में हुए शैक्षिक विकास के क्रम में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा की सार्जेंट योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई। वर्ष 1929 में, 1937 में, 1944 में या 1945 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944। ये जो सार्जेंट योजना थी 1944 में आई थी। और ब्रिटिश भारत में हुए शैक्षिक विकास के क्रम में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा की सार्जेंट योजना कब लाया गया था, तो 1944 में लाया गया था। और इस सार्जेंट आयोग के जो कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जैसे कि ये था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के जो आयु के विद्यार्थी थे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। निःशुल्क शिक्षा इस पर लिखा नहीं जा रहा, बस मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद से 3 से 6 वर्ष को लिए क्या था, निःशुल्क शिक्षा था। 6 से 11 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए क्या था, तो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। और 11 से 17 के लिए क्या था, तो इस वर्ष के आयु के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना इसका मतलब मेन प्रावधान था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सार्जेंट आयोग का है 1944। अगला प्रश्न देख रहे हैं, फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा है उच्च गलनांक केवल, निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो फ्यूज तार जो होता है ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। क्योंकि देखिए, जब भी ये घरों में इसलिए लगाया जाता है कि कहीं बिजली की मतलब ज़्यादा वोल्टेज में आ जाए, ज़्यादा उसका एम्पियर बढ़ जाए, तो ये क्या होता है ना कि तुरंत ये गल के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको, और धारा प्रवाह बंद हो जाती है, तो इसलिए जो बिजली के उपकरण होते हैं वो बच जाते हैं। इसलिए इस फ्यूज को लगाया जाता है और इसका उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 79 कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ उसका राजधानी दिया है, ठीक। तो इसमें पहला दे रहा है कि डोमिनिका, पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो डोमिनिका की राजधानी क्या है, जो डोमिनिका देश है इसकी राजधानी क्या है, दिया है रोसेउ। तो इसका ये क्या है, सही है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, लेकिन पहला तो होगा नहीं क्योंकि पहला सही सुमेलित है। उसके बाद कर रहा है कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स। ये भी क्या है, सही है। उसके बाद दिया ग्रेनेडा, तो ग्रेनेडा की राजधानी क्या है, सेंट जॉर्ज। तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद दे रहा है हुंडुरास की राजधानी क्या दे रहा है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो हुंडुरास की जो राजधानी होती है पोर्ट ऑफ प्रिंस नहीं होती है, बल्कि क्या होती है,
तेगुसिगल्पा होता है। क्या होता है? तेगुसिगल्पा। देखते हैं इस पर लिखा जा रहा है कि नहीं। तेगु, ये होता है आपका तेगुसिगल्पा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा बस। देखिए, जो होंडुरास की जो राजधानी होती है तेगुसिगल्पा होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शैवाल विज्ञान क्या है, कि भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ईजी बुटलर को, आर डी मिश्रा को, ए ओ ए आयंगर को, या आर एस काश्यप को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ए आयंगर। ये जो थे ये भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहे जाते थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जो ईजी बुटलर जो थे ना, ये ईजी बुटलर, इनको कहा जाता है किसका? भारतीय कवक। किसका? तो कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। इनको कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जो आर डी मिश्रा थे, ये आर डी मिश्रा, ये क्या थे? ये तो पारिस्थितिकी की, भारतीय पारिस्थितिकी की जनक कहा जाता है। और आर एस काश्यप जो थे भारतीय बायोलॉजी का जनक। मैं बोल दे रहा हूँ, बस आप लोग सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आर एस काश्यप जो थे भारतीय बायोलॉजी का जनक इन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न 81 है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओटीटी किससे प्रदर्शित करता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओटीटी किसे प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है? पहला दे रहा है ओवर द टेक्नोलॉजी, ओवर द टॉप, ऑन द टेलीविजन, या ऑनलाइन टेलीकास्ट टेलीविजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल देख रहे हैं कि जितने भी मतलब मूवी वेब सीरीज आ रहे हैं ज़्यादातर वो ओटीटी पे ही रिलीज किए जा रहे हैं। तो और इसका फ़ायदा भी है कि आपको सिनेमा हॉलों में नहीं जाना पड़ रहा है, डायरेक्ट जिस दिन रिलीज हो रहा है उसी दिन आपको तुरंत अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहा है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ये सभी ओटीटी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ घाटी दिया है और दूसरे तरफ क्या दिया है? सूची। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी घाटी कौन कहाँ पे है। देखिए, चलिए इंग्लिश और इसका मतलब ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं। ठीक, ये दिया है पातालकोट घाटी। पातालकोट घाटी कहाँ है भाई? तो ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश। पातालकोट घाटी पड़ता है मध्य प्रदेश में। अर्थात ए का कहाँ सुमिलित होगा? ए का 2 में। उसके बाद देखिए अगला आएगा जोहार वैली अर्थात जोहार घाटी। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये कुमाऊं उत्तराखंड में। अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा? थर्ड से। इसमें पहला दिया था ए का 2 से सुमिलित था, बी का थर्ड से सुमिलित था। अगला दे रहा है नेवरा घाटी अर्थात नेवरा वैली। तो नेवरा जो वैली है ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक, अर्थात सी का वेस्ट बंगाल। अर्थात ये सी का किससे सुमिलित होगा? डी से। अर्थात सी का किससे सम्मिलित हुआ? सी का 1 से सम्मिलित हुआ। अब बचा कितना? एक पांगी वैली। तो पांगी वैली ये हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए डी का सम्मिलित हो जाएगा 4 से। डी का सम्मिलित हुआ 4 से। अब देख लेते हैं ए का 2 बी का थर्ड किस में है। तो ए का 2 बी का थर्ड केवल ऑप्शन नंबर बी में है, और सी का 1 और डी का 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, पातालकोट वैली कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। जोहार वैली ये है उत्तराखंड में। और उसके बाद से नेवरा वैली जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल। और पांगी वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि 83 धोनी अगला प्रश्न कर रहा है धोनी का प्रभाव जो होता है, धोनी का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, या 1/25 सेकेंड, 1/50 सेकेंड, या 1/100 सेकेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ध्वनि का प्रभाव जो होता है ये कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। पूछा है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो
इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अहमद शाह अब्दाली जो था, ये अहमद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। और अहमद शाह का जो शासनकाल का मतलब काल अवधि थी, ये शायद, हाँ, ये था आपका 1748 से लेके 1754 तक। 1748 से 1754 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, अहमद शाह इसका आंसर होगा। और मोहम्मद शाह के समय में, जो मोहम्मद शाह शासक बना था, उसके समय में नादिर शाह आया था। हाँ ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और अहमद शाह के ही समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, या सी कर CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। यह भारत की समय संरक्षक अर्थात टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आविष्कार दिया है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया है। एक पहला दे रहा है कि हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम के संस्थापक कौन थे, आविष्कारक तो एडवर्ड टेलर थे। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। हालांकि पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला तो सही है, तो ये आंसर होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है डायनामाइट, तो डायनामाइट क्या दिया, अल्फ्रेड नोबल, तो इसका भी आविष्कारक जो थे डायनामाइट के, ये अल्फ्रेड नोबल ही थे। नेक्स्ट है एनिमेशन, तो एनिमेशन के भी संस्थापक कौन थे, तो एमिल कोहल थे। और उसके बाद से दे रहा है बैटरी, तो क्या दिया, वाल्टर हल्ट। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो बैटरी की जो आविष्कारक थे एल्सेड्रो वोल्टा थे। कौन थे, एल्सेड्रो वोल्टा। तो देखिए जो बैटरी जो संस्थापक थे एल्सेड्रो वोल्टा थे। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिए बस आप। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा कर सुधार संबंधी प्रयासों के चलते राजस्व में आय परिवर्तन के बीच संबंध को निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाता है। कर सुधार से, कर परिवर्तन से, कर उछाल से, या कर मूल्यवर्धन से। तो 87 का सही प्रश्न आंसर हो जाएगा कर उछाल से। राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा कर सुधार संबंधी प्रयासों के चलते राजस्व में आय परिवर्तन के बीच संबंध को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है कर उछाल से। किससे, तो कर उछाल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो पहला दे रहा है घड़ियाल, ये IUCN के इस रिपोर्ट में किस कैटेगरी में रखा गया है घड़ियाल को। तो घड़ियाल देखिए, तो घड़ियाल को क्या दे रहा है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो जो घड़ियाल जो है गंभीर रूप से, अगला दिया है कि घड़ियाल जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि ये जो IUCN की रिपोर्ट है उसमें घड़ियाल को इसी में शामिल किया गया। नेक्स्ट है एशियाई शेर, तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि इसको लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है डुगोंग, तो इसको भी सुभेद के श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। 1, 2 और 3 अर्थात सभी सही हैं। अगला प्रश्न करा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन रचनाओं को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें पहला जो दे रहा है कि रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, तो इनको क्या है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, दिया जा चुका है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, नेक्स्ट है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए इनको अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। महादेवी वर्मा, तो इनको भी दिया जा चुका है, अर्थात 1 और 3 को दिया जा चुका है। ठीक, और देखिए जो
ये मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अभी तक केवल 12 साहित्यकारों को, मतलब उत्तर प्रदेश के केवल 12 साहित्यकारों को इसके मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अर्थात पहला सही होगा, तीसरा सही होगा ना। चौथा देखते क्या है, श्री देवी प्रसाद पांडे को, अडी को, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। अर्थात किनको किनको दिया गया, 1 और 3, अर्थात रघुपति सहाय और महादेवी वर्मा। तो इसके देखते हैं आप कौन थे, 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो केवल बी ऑप्शन में है 1 और 3, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्की में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग विस्की पीते होंगे लेकिन पता नहीं होगा कि ये किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा जो जितने भी ब्रांड आते हैं एल्कोहल के, उन सभी ब्रांडों को देख लेते हैं किससे किस मतलब कौन सा बनाया जाता है। तो पूछा कि विस्की में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सीरा का, अंगूर का, जौ का, सेब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये विस्की बनता है ये जौ का बनाया जाता है। किसका, जौ का बनाया जाता है। और इस कच्चे माल के रूप में इसमें जौ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एल्कोहल की जो मात्रा होती है ना, एल्कोहल की जो मात्रा होती है इसमें लगभग 40 से, इसमें एल्कोहल की मात्रा 40 से लगभग 50% तक होती है। उसके बाद से जो अगला आता है कुछ और ब्रांड को देख लेते हैं हम। जैसे रम आ गया, तो रम बनाया जाता है किससे, सीरा से। रम जो है ये सीरा से बनाया जाता है। उसके बाद से बियर, बियर से सभी लोग पीते ही होंगे, बहुत से लोग पिए होंगे, सभी लोग सॉरी गलत बोल दिए। ठीक है, बहुत से लोग बियर पिए होंगे लेकिन पता नहीं हो किससे बनाती है। ये भी बियर भी जो है जौ से ही बनाया जाता है। उसके बाद दिया है और एक और आता है शैंपेन आता है। तो शैंपेन किससे बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है। नेक्स्ट एक और एक इससे भी उच्च लेवल का जो होता है साइडर होता है, लेकिन इसमें बहुत कम मतलब अल्कोहल होता है, इसमें 2 से 6% तक की अल्कोहल होता है, और वो सेब से बनाया जाता है। ठीक, कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं आप कि प्राचीन भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। प्राचीन भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। 92 प्रश्न है, तो इसका देखते हैं क्या कह रहा है कि लगता है एक प्रश्न छूट गया हम लोग से, उसको देख लेते हैं पहले। 91 मेघातिथि गोविंदराज, 91 का रहा है मेघातिथि गोविंदराज भारूची और कुल्लुक भट्ट कौन थे। मेघातिथि गोविंदराज भारूची और कुल्लुक भट्ट कौन थे। मनुस्मृति के भाष्यकार या गलव स्मृति के भाष्यकार, जैन साहित्य के आगम टीकाकार या पुराणों के रचयिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति के जो कौन थे, ये भाष्यकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित काकतीय राजवंश का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो ये क्या है, सही है। और पूछा कौन सही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, अगला दे रहा है कि पुहार चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह शहर था, तो ये भी क्या है, सही है। पुहार जो था ये चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था और इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। ये चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह शहर माना जाता था और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। नेक्स्ट है टोंडी व कोरकाई पांडव राजवंश काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट दे रहा है कि आंध्र प्रदेश स्थित बाराबैकिम सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो ये गलत इसलिए होगा कि कहा है कि आंध्र प्रदेश स्थित बैबेरिकम सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह था, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का वो जो मछलीपट्टनम के प्रमाण मिला है और वो सातवाहन काल का प्रमुख एक तरह से बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, गलत सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 93 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर पर वायरस के प्रभाव को दर्शाता है। कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है, कंप्यूटर मेमोरी की सही साइज नहीं बताता, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर पर जो वायरस हो जाए तो ये सभी क्रियाएं स्वतः ही होने लगती हैं। कंप्यूटर रिबूट हो जाता है, बार बार हैंग हो जाता है, मेमोरी को सही स्थिति नहीं पता लगती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 94 मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। 94 प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि
ये बंगाल में आधुनिक वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। तो पहला कथन क्या है, सही है। हालांकि पूछा कौन सही नहीं थी, तो सही मतलब ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं, लेकिन ये कथन जो है सही है। उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना एवं कीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रकटीकरण किया। तो ये भी क्या है, सही है। अगला, इन्होंने अचिंत्य भेदभाव दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक, अगला दे रहा है उसके बाद, कीर्तन घोष इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो कीर्तन घोष इनकी प्रसिद्ध रचना नहीं है, क्योंकि कीर्तन घोष जो है असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत शंकर देव की प्रसिद्ध रचना है। किसकी है, तो शंकर देव की। ये जो कीर्ति घोष है, ये शंकर देव की जो प्रसिद्ध रचनाएं हुई असम से संबंधित हैं। और जो और इनके जो चैतन्य महाप्रभु की जो रचना है, ये शिक्षाष्टकम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, शिक्षाष्टकम के नाम से इनको जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय करेंसी नोटों पर निम्नलिखित में से किस एक भाषा में करेंसी की वैल्यू नहीं लिखी गई होती है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या कश्मीरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नोटों पे मणिपुरी में नहीं लिखा गया था। और भारतीय करेंसी के नोटों पर कुल 17 भाषाओं में उसकी वैल्यू लिखा होता है, जिसमें आता है हिंदी, आ जाता है असमिया। आप लोग सुन लीजिए एक बार, और कौन कौन से आते हैं, सुन लेने के बाद ही ध्यान में आ जाएगा। हिंदी आता है लिखा, अंग्रेजी आता है। बहुत से लोग इसमें क्या करेंगे ना, कि अब सोचेंगे भाई नेपाल तो अपने देश का है नहीं, तो नेपाली तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन नेपाली नहीं है, नेपाली करेंसी पे है, मणिपुरी नहीं है। और कौन सा है, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल तथा उर्दू है आदि। मतलब आदि नहीं लगाएंगे, उर्दू है। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका क्या हो जाएगा, मणिपुर। ये करेंसी पे नोटों पे इसका इस भाषा में नहीं लिखा होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया? किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही का हो जाएगा केरल, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने देखिए, अंतर्देशीय मछली पालन ये होता है ना, ये ऐसे जो राज्य होते हैं जिनकी सीमा समुद्रों से नहीं लगी होती है, तो वो क्या करते हो, ऐसे राज्यों में तालाब बनाकर या बड़े बड़े नदियों में ही मतलब मछली पालन किया जाता है। तो इससे इस तरह के जो मछली पालन होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में किस फल में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में किस फल में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? 97 प्रश्न है ये। एक दे रहा है बादाम में, काजू में, अखरोट में, लीची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादाम में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा होती है। उसके बाद 98 प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है या प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 363? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना जो होती है संघ का एक विषय होता है, और संघ सूची के विषय होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत की जनगणना का दायित्व किसको है, केंद्र सरकार को है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 99 के सूफीवादी अध्यात्म पर आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खलीक हसन निजामी ने वर्ष 1931 में मेरठ से कौन सी उर्दू पत्रिका निकाली थी? तो सरदल अखबार, तौहीद या कौमी आवाज़, रहनुमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तौहीद। और सूफी, क्योंकि तौहीद हो जाएगा, क्योंकि सूफीवाद अध्यात्म आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खलीक हसन निजामी ने वर्ष 1931 में तौहीद निकालकर उर्दू मतलब तौहीद को निकालकर उर्दू पत्रकारिता में एक नया इतिहास जोड़ दिया। अगला प्रश्न 100 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? तो पहला दे अटल सुरंग, नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, या कुतिराम सुरंग, या भाटरन सुरंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। देखिए इसको पहले कुछ और नाम था, ये चैतानी नेसारी के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन इसका नाम अब बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। और भारत की ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 9.34 किलोमीटर। कितना है? 9.34 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है 101। अगला देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 101, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सार्वजनिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति या जन्म नियंत्रण या अनैतिक व्यवहार। तो माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या नियंत्रण की जो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जो है ये है क्या है? जन्म नियंत्रण। अर्थात जन्म नियंत्रण के कारण ही, मतलब जन्म नियंत्रण की वजह से ही सब जनसंख्या को क्या कम किया जा सकता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि 102 कि किसी पौधे के किसी भाग को पौधे का रसोई घर या भोजन कारखाना के रूप में जाना जाता है। किसी पौधे के किस भाग को पौधे का रसोई घर या भोजन का कारखाना के रूप में जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 102 का क्या हो जाएगा? जड़ दिया है ऑप्शन, तना दिया है, पत्ती दिया है, पुष्प दिया है। तो ये बेहद ही आसान प्रश्न है, सभी कोई बता सकता है कि जो पौधे जो होते हैं अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? पत्तों से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब रीजनिंग से आ गया। तो देखिए मैं रीजनिंग का ज़्यादातर प्रश्नों को मैं बस वैसे ही मतलब बता दूंगा आंसर, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे छह हैं जिनके पूर्ववर्ती नो हैं या परवर्ती नो हैं? देखिए प्रश्न ऐसा ना कि ऐसा पूछ रहा है कितने ऐसे छह हैं जिनके पहले भी नो हैं और बाद में भी नो हैं। तो देख लेते हैं एक बार, हम लोग देख ही लेते हैं इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है ना, 3 ही आएंगे, मतलब 3 ही स्थान ऐसा है जहाँ पे पहले भी नो है बाद में भी नो है, क्योंकि एक यहाँ पे है और दूसरा देखिए एक यहाँ मिल जाएगा, दूसरा यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 के पहले भी नो है बाद में भी नो है। उसके बाद ये 6 जो है इसके पहले भी नो है बाद में भी नो है, इसके बाद से कोई भी ऐसा मतलब 6 नहीं पड़ेगा। 1 मिनट, देखिए यहाँ नहीं होगा, ठीक, ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ गया, ये वाला होगा, ठीक, यहाँ पे। अर्थात कुल मिला जुला 3 जगह ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 104 का रहा है, यदि कुछ संत सहित थे सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ सहित असंत नहीं थे सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ कह रहा है कुछ संत सहित थे तथा कुछ संत सहित थे सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ सहित असंत नहीं थे, ये केस अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? ये भी असत्य ही हो सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 105 कह रहा है कि राधा के पास कृष्णा से ज़्यादा पैसे हैं और कृष्णा के पास अमित से ज़्यादा पैसे हैं। राधा श्रेया के बाद दूसरी सबसे धनी है। इन चारों में किसके पास सबसे कम पैसे हैं? ठीक, तो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं इसको ज़रा, कि मैं केवल आंसर ही बता दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित जो होगा। अमित के पास सबसे कम पैसे होंगे। एक बार यह हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बेहद आसान होता है। कह रहा है कि राधा के पास कृष्णा से ज़्यादा पैसे हैं, तो देखिए राधा को हम लोग आर से लिख देंगे और राधा के पास कृष्णा को के से लिख देंगे, अर्थात राधा के पास कृष्णा से ज़्यादा पैसा है। उसके बाद कह रहा है कृष्णा से ज़्यादा पैसे हैं और कृष्णा के पास अमित से ज़्यादा पैसे हैं, और ये जो कृष्णा है इसके पास अमित से भी ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। और उसके बात कर रहा है राधा जो है श्रेया के बाद दूसरी सबसे धनी अमीर है। सब मतलब ये जो राधा है ये श्रेया के बाद से, अर्थात ये कृष्णा से भी ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये दूसरी सबसे ज़्यादा अमीर है, और सबसे ज़्यादा कौन है? श्रेया। अब पूछा है कि इन चारों में किसके पास सबसे कम पैसा है? देखिए लास्ट में सबसे कम पैसा किसका? अमित का ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये अमित का पास सबसे कम पैसा है। अब अगला प्रश्न है कि वमिका अपने घर से बगीचे में खेलने के लिए निकली। प्रश्न संख्या 106 का रहा है कि वमिका अपने घर से बगीचे में खेलने के लिए निकली
और उत्तर की ओर 6 मीटर चली और फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चली। वह फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चली और अंत में वह बाएं ओर मुड़कर बगीचे के तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चली और उसका घर बगीचे में कितनी दूरी पर औसत होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर बेहद आसान होता है। बस ट्रिक इसमें कोई नहीं होता है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे उसको भेजते जाएंगे। और एक इसमें दिशा भी पूछा और पूछा कितने दूर चले। देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सही √10 मीटर। तो इसको देखिए अंडर रूट दिया है तो आगे चल के हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसका वो बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं सॉल्व करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस नंबर का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। निम्नलिखित में उस नंबर का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला का पूर्ण चयन करेगा। तो 1 दिया, 2 दिया है, 7 दिया, 22, 67 दिया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, फिर 607 दिया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न क्या किया ना कि 2 में क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया और प्लस 1 कर दिया है। 3 का गुणा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। द्वितीय 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर 7 में भी क्या कर दिया, 2 3 से गुणा कर दिया, 1 जोड़ दिया, अर्थात 7 × 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर 22 में क्या किया है, 3 का गुणा किया है और 22 में 3 का गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया है, तो कितना आ गया, 67 आ गया। उसी तरह 67 में 3 से गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो इसका सही आंसर आ जाएगा 202। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, आप लोग इसको गिन लीजिएगा, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। इस त्रिभुज, ये चतुर्भुज पूरा देख लीजिए आप लोग। इसमें कुल कितने आयत हैं, 20 आयत हैं। 108 का प्रश्न क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 120 इसमें आयत हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा को एग्जामिनेशन को AAEIMNOTX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रिपरेशन को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 109 का रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाए। पहले देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे कैसे। देख एग्जामिनेशन को क्या ना कि इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख दिया, अर्थात और जो इसे EXA में पहले क्या आता है, ए आता ना, तो इसलिए पहले ए लिख दिया। उसके बाद एक और ए है तो उसको भी ए लिख दिया, अर्थात इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख दिया गया है। ठीक है, तो अर्थात जो मतलब अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा बाद में। तो उसी तरह से प्रिपरेशन को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको लिखा जाएगा AAEINOPRRT। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 109 का सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको भी प्रिपरेशन को भी अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सजा दीजिएगा, जो पहले आएगा वो उस पहले, जो बाद में आएगा जो बाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से ये कह रहा प्रश्न संख्या 102 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है, एक सिडनी, वेलेटा, कंपाला या उलान बटोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सिडनी है ये इन तीनों मतलब ये तीनों से भिन्न है, क्योंकि जो देखिए प्रश्न रुक गया था, मतलब वीडियो रुक गया था, तो पता ना कहाँ तक हुआ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 109 प्रश्न हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि इसके एक बार और बता दूँ बस। 109 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और इसका ये प्रश्न पूछने का जो मतलब ऐसे किस तरह साल होगा, तो जो एग्जामिनेशन दिया ना इसके अल्फ़ाबेटिकल क्रम को सजा दिया है, अर्थात जो पहले आएगा पहले और जो बाद में आएगा बाद में। उसी तरह प्रिपरेशन को भी पहले, और जो पहले आएगा पहले और जो बाद में आएगा बाद में सेट कर दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पे था कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है। तो ये हो गया सिडनी, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है, जबकि कंपाला जो है वेलेंटा और उलान बटोर खुद एक देशों की राजधानी है। जो कंपाला है ये युगांडा की राजधानी है। कहाँ की, युगांडा की राजधानी है। ये उलान बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है।
ये मंगोलिया की राजधानी है। और वेलेट्टा जो पड़ता है ये माल्टा की राजधानी। कहाँ की? तो ये माल्टा की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्थक शब्द दिया है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में अक्षरों को कीजिए तथा तब अक्षरों को सही अंक की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिया GEREA। तो देखिए GEREA से बनेगा आपका ईगर। ठीक, ईगर का होता है EAGER। ठीक, और इसका हिंदी जो होता है ना ईगर का हिंदी जो होता है उत्सुक होता है। और देखिए पहले उसके पहले क्या ई आया, अर्थात ई क्या है? 2 है। उसके बाद ए आया अर्थात 2 1 हो गया। ठीक, और क्या दिया है? नहीं, 2 1 नहीं होगा। ई के बाद से ए आया ना, तो ई के बाद से क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। 2 और 5, क्योंकि ए आया और ए किस नंबर पे है? 5 पे है। उसके बाद जी आया है, तो जी किस पे है? 1 पे है, तो अर्थात 2 5 1, 2 5 1। उसके बाद क्या दिया है? आ जाएगा आया है ई आया है, और ई किस नंबर पे है? इस किसका नंबर है? एक और ए है ना, तो एक और 4 हो जाएगा इसको। सॉरी, इसको एक कहाँ गया भाई? सॉरी, लग रहा है व्याख्या हम गलत कर दिए हैं। ये जो इससे 2 प्रश्न बनेंगे, मतलब 2 शब्द बनेंगे। एक तो ईगर जो हमने लिखा तो वो तो बनेगा ही, ये EAGER। हमको लगा ये एक हिंदी दे दिया, एक इंग्लिश दे दिया, लेकिन दो अलग अलग दिए। देखिए एक तो ईगर बनेगा जो उत्सुक होगा, और एग्री बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? एक एग्री बन जाएगा, AGREE। अब इसको सजा लीजिएगा आप। ये ई किस नंबर पे आ रहा है, और इस पहले वाले में ईगर में और एग्री में कौन सा पहले आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी का। ये क्या दिया है? 2 5 4 3 1, एक देख ही लेते हैं हम लोग। तो दो हम बताएं क्या? AGREE। क्या है? AGREE। तो एक किस क्रम पे है? 5 पे है ना। 5 पे है तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 5 आएगा। उसके बाद से क्या है कि जी है, तो जी किस पे आएगा? 1 आएगा, अर्थात 5 1। उसके बाद से आर है, तो आर किस पे था? 3 पे था, तो 5 1 3 हो जाएगा। और उसके बाद से ई है, तो ई किस पे हो जाएगा? 2 पे हो जाएगा। और उसके बाद से एक और पुनः, हाँ एक और पुनः ई है, तो इसको भी 4 पे लिख लेंगे, अर्थात 5 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दूसरा हम लोग एग्री वाला देखे थे, और ईगर वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा। 2 5 1 4 3 उसका भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला, यदि ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी की बहनें हैं, तो सी ए से क्या संबंध है? प्रश्न संख्या 112 है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो है सी ए से क्या संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भतीजी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, भतीजी इसका आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए केवल हम लोग जीएस का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस पंखे का संबंध बिजली से है, जिस प्रकार पंखे का संबंध बिजली से, उसी प्रकार बाइक किससे संबंधित है? किक से, वाहन से, पेट्रोल से, या सवारी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जैसे पंखे जो होता है बिजली से चलता है, उसी तरह से जो बाइक होता है, बाइक किससे चलेगा? पेट्रोल से चलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 114 जो है कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित साड़ी में, देखिए वीडियो कुछ समय तक लिए रुका था, लेकिन अब देखते हैं प्रश्न यहीं से पढ़ेंगे। फिर इसको शायद सॉल्व नहीं किए थे, इसको देख लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित साड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? एक दिया कॉलम में 2 7 62, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और 695, 1 0 और फिर 0। तो देखिए इसको सॉल्व क्या किया ना, ये 2 7 और 62 जो है 62, तो क्या किया बीच वाले जो 7 का वो क्या किया है? वर्ग निकाल लिया है। ठीक, तो वर्ग निकालेगा तो 49 इसका वर्ग आ जाएगा। और 49 में क्या ले? 4 है और 9 है, तो 49 में पुनः इसके बाद से क्या जोड़ दिया है? 4 और 9 मतलब 13। 4 और 9 के मतलब 49 के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 13। तो इस क्या किया? 13 जोड़ दिया है, इसलिए इसकी वजह से आ गया क्या? 62। 9 3 15 2 और 4 1 5, 4 1 5 1 6 यानी 62।
इसी तरह से क्या किया ना, देखिए यहाँ पे तो जीरो है, तो जीरो से गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, जीरो का जीरो गुणा कर देंगे, मतलब वर्ग निकालेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक। और पुनः उसके बाद से उसके अंकों का योग जो करेंगे तो उससे कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन देख लेंगे, 8 है 24 है, कौन से ऑप्शन में मतलब किसके नज़दीक जा रहा है। 24 के तो 8 और 5 के वर्ग करने के नज़दीक 625 तो जाएगा नहीं, तो यही होगा 24 या 26, इसी दोनों में से होगा। तो हम लोग पहले 26 कर लेते हैं, और जो 26 का वर्ग निकालें, वर्गमूल नहीं वर्ग निकालें, तो ये आता है 676, ठीक। 676 में अंकों का योग क्या है, 6 है, 7 है, 6 है, तो इसका अंक ये क्या हो जाएगा, 6 6 12, और 12 7 कितना हो जाता है, 12 7 19, यानी कि प्लस 19 जोड़ देंगे, क्योंकि 676 के अंकों का क्या होगा, 6 7 6, तो ये 19 आएगा, और इन अंकों को जोड़ देंगे, अर्थात 676 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5 आ गया, 7 1 8, और 8 1 9, और 6 1 मतलब 6, यानी 695। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 115, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, 115 है प्रश्न संख्या 115। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ बस डायरेक्ट, कि ये डी जो है ये कैंसिल, मतलब ये इन दोनों सभी में से भिन्न है, क्योंकि जो 4795 है अर्थात 4795 जो इन सभी को छोड़ के ये जो तीनों संख्या है ना, ये 5 से और 3 से, ये तीनों विभाज्य हैं, बल्कि ये 4795, ये 5 और 3 मतलब दोनों एक में से विभाजित नहीं है, इसलिए मतलब 3 से विभाजित नहीं है, 5 से तो होगा ही, लास्ट में 5 है तो, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, और 3 से विभाजित करने के लिए ना, सबसे जानने के लिए 3 से विभाजित है कि नहीं, तो सबसे अच्छा उपाय ये होता है ना कि जितना भी शब्द दिया था ना उसके अंकों को गिन लेते हैं। अगर जो अंकों गिनने के बाद से और जो वो 3 से विभाजित होगा तो ये 3 से विभाजित सब माना जाएगा। देखिए, अंत में सभी सभी शब्दों मतलब सभी ऑप्शन में 5 लास्ट में 5 है, तो 5 से तो सभी विभाजित होंगे। अब चेक करेंगे 3 से है कि नहीं, तो देखिए क्या करेंगे ना, ये 1215 दिया है, तो दो इनके अंकों को गिन लेंगे, 2 1 3 3 1 4 4 5 9, तो 9 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये पूरा अंक भी 3 से विभाजित होगा। सी है कि 30 है 15, तो क्या करेंगे, 3 मतलब 3015 है, तो 3 1 4 4 हो जाएगा, और एक 5 5 और 9, ये भी क्या है 3 से विभाजित है, तो पूरा अंक भी जो होगा 3 से विभाजित होगा। और बी में देख लेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 क्या होता है 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा अंक 2445 3 से विभाजित होगा। और जो डी दिया है 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना होता है आपका 25 हो जाएगा, 25 जो 3 से विभाजित होता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनः से यहाँ जीएस शुरू हो गया। 116 नंबर का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बेबू प्रोजेक्ट और एलएलपी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये कथन क्या है, सही है। पहला ही कथन क्या है, सही है। आप सभी लोग पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो नोएडा के पास एक फिल्म सिटी बन रही है, ठीक। उसके बाद ये है कि 15, अगला स्टेटमेंट है कि 1510 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है। ये भी दूसरों कथन भी क्या है, सही है। इसलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 क्या है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और मिस्र की हाल ही में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा अभ्यास किया, अभ्यास साइक्लोन या मित्र शक्ति अभ्यास या जायद तलवार अभ्यास या अभ्यास होपेक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास होपेक्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान किया, तो अभ्यास होपेक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मनोज कुमार सिंह। और लेटेस्ट जो हुए होंगे देख लीजिएगा, लेकिन ये जो जब प्रश्न बना था ये उस समय श्री मनोज कुमार सिंह थे और ये उत्तर प्रदेश के 55वें मुख्य सचिव थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 119। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन अस्ताना में आयोजित किया गया। तो पहला कथन क्या है? सही है, क्योंकि जो हाल ही में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन अस्ताना में आयोजित किया गया। ये कौन सा, ये भी पूछ सकते कौन सा सम्मेलन था? तो ये 24वां सम्मेलन था। ठीक, उसके बाद दे रहा है कि इस सम्मेलन दूसरा कथन है कि इस सम्मेलन बेल्जियम को संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। क्या कह रहा है कि इस सम्मेलन बेल्जियम को संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में बेल्जियम को नहीं बल्कि किसको शामिल किया गया था? तो बेलारूस को। किसको? बेलारूस को इसमें शामिल किया गया था। इसलिए आप अब देखते हैं किसमें केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे बेल्जियम के जब बेलारूस रहता तो ये क्या होता? सही रहता। ठीक, अगला प्रश्न आप देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। तो देखिए पहला कथन दिया ना, इसमें पहला कथन ही गलत है, क्योंकि ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया है, ये नहीं होगा, क्योंकि इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी अर्थात EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और दूसरा कर अर्थात पहला गलत, मतलब पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, एक तो हो गया सही नहीं है। अब देखते हैं यह इंडेक्स दुनिया भर के 173 शहरों में किसी व्यक्ति को जीवन शैली और जीवन स्तर के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करता है। तो ये क्या है? सही है। दूसरा कथन क्या है? सही है। अब देख लेते हैं आगे भी कुछ कथन है कि बस यही है। हाँ, अगला दे रहा है कि वियना। तीसरा है कि वियना जो ऑस्ट्रिया लगातार तीसरे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो तीसरा भी क्या है? सही है। लेकिन हालांकि पूछा कौन गलत है, तो केवल एक गलत था। तब देखते हैं किस ऑप्शन में केवल एक है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं 121 कि हाल ही में विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब देखिए जो भी बाइक आएंगी CNG के द्वारा, मतलब CNG से चलेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 का, 121 है। इसका सही आंसर हो जाएगा बजाज ऑटो के द्वारा विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 का लॉन्च किया गया। और ये जो फ्रीडम 125 है ये पेट्रोल से भी चलेगा और CNG गैसों से भी चलेगा, दोनों से आप जिससे भी चलाना चाहें उसे चला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अफगानिस्तान पर ये दे रहा है कि अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में किया गया। तो ये पहला कथन क्या है? सही है। उसके बाद दे रहा है इस सम्मेलन में अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पहली बार भाग लिया। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में दोनों कथन दे रहा है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में है कि ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि 123 प्रश्न संख्या है। ये कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जेनरेटिव AI पेटेंट में भारत विश्व पर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए जो पहला ही कथन क्या है ना, क्या है? गलत है, क्योंकि जो
क्योंकि जो भारत का स्थान है ये दूसरा स्थान नहीं है, बल्कि कितना है ये, क्योंकि भारत जो है ये तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि पाँचवें स्थान पर। कि कौन से स्थान पे? पाँचवें स्थान पे। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के साथ जेनरेटिव एआई पेटेंट में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और पहला स्थान कौन है पता है? आप सभी लोग जान ही होंगे, आजकल रिसर्च में सबसे आगे कौन है? अमेरिका से भी आगे आजकल चाइना निकल गया है। तो चाइना रिसर्च के मामले में बहुत है, इसलिए सबसे पहला स्थान पर चीन है। उसके बाद से दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है। उसके बाद नेक्स्ट कोरिया गणराज्य, फिर जापान, और भारत पाँचवें स्थान पे है। और दूसरा कथन कह रहा है भारत ने 2014 से 2023 तक जनरेटिव एआई से संबंधित 1350 पेटेंट दायर किए। तो दूसरा कथन क्या है? सही है। लेकिन पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। इसलिए देखें कि इसमें केवल एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल एक सही, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। तो पहला ही कथन क्या है? सही है। चूँकि पूछा कौन सही नहीं है, तो ये इस आंसर में तो होगा नहीं, क्योंकि पहला क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है इस एक्ट को निर्माण नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्ट नाम दिया गया है। ये भी क्या है? सही है, क्योंकि इस एक्ट का नाम नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाम दिया गया है। उसके बाद कह रहे गुजरात के बाद इस एक्ट को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनेगा। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ये इसके पहले उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश से पहले भी गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद इस प्रदेश को इस एक्ट को लागू करने वाला दूसरा नहीं, बल्कि कौन सा स्थान होगा इसका? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान होगा। किस? चौथा स्थान होगा। और क्योंकि इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान लागू कर चुके थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल मतलब पूछा कौन सही नहीं है, तो केवल तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल 3 सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 125 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोरक्को की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से प्रभावित केंजा लिली को दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब दिया गया है। तो ये क्या ना, पहला जो कथन है सही है, क्योंकि पूछा कौन कथन सही है, तो मोरक्को की जो एआई इन्फ्लुएंसर केंजा लिली को वर्चुअल सौंदर्य प्रतियोगिता में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पहनाया गया है। तो पहला कथन क्या है? सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कर रहा है भारत से एआई प्रतिनिधि जारी शतावरी। भारत से किसको जारी किया गया था? शतावरी को। तो भारत से जारी एआई प्रतिनिधि जारी शतावरी को भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एआई क्रिएटर में से एक के रूप में चुना गया। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भारत ने भी भाग लिया था। और तो देखते हैं आप किस ऑप्शन में दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं 126 प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी, ये तो है नहीं। सुरेश रैना, ये भी नहीं है। गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर को बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो कि सचिव, उसमें जो सचिव जैसा आते हैं, और इन्होंने 9 जुलाई 2024 को इनकी नियुक्ति किया हुआ था, और ये 2027 के अंत तक ये कोच बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि हाल ही में 16वां भारत मंगोलियन संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर, नागालैंड, असम या मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ये जो सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास होता है, ये किन के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है 128 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ की आधारशिला रखी। 128। पूछा है कौन सही नहीं है, तो देखिए ये तो सही है, पहला कथन सही है, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को, कब, तो 1 मार्च 2024 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ की आधारशिला रखे थे। और ये जो धर्म पथ है ये जौनपुर को अयोध्या और वाराणसी और मिर्ज़ापुर को जोड़ेगा। तो पहला कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट का रही है धर्म पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ेगा, ये भी मतलब दूसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। पूछा कौन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट तो 1 और नॉट तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, संदीप बख्शी या संजीव मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील भारती मित्तल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले कौन पहले भारतीय हैं, तो सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है 130। देखिए जो इसका पहला जो कथन कर रहा है कि इंटरनेशनल बिग, प्रश्न संख्या 130 है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का प्रयोग कर सही कोड का चयन कीजिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कोड मतलब सही का चयन करना है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की और घोषणा वैश्विक बाघ दिवस 2019 के अवसर पर की थी। तो ये क्या है, पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA का जो मुख्यालय होगा बांग्लादेश में होगा। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय होगा बांग्लादेश नहीं बल्कि कहाँ होगा, भारत में होगा, अर्थात इंडिया में होगा। ठीक, तब देख दो तो कथन गलत है। और अगला है कि इसमें 96 बिग कैट वाले देशों, बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, संरक्षण भागीदारी और वैज्ञानिक संगठनों का समूह होगा। तो दूसरा कथन भी क्या है, तीसरा कथन भी क्या है, सही है। दूसरा ही कथन केवल गलत है। अब देखें किस ऑप्शन में 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 1 और 3 सही है, अर्थात दूसरा गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, भारत में ही होगा। और इसमें बिग कैट अलायंस के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, एक प्यूमा होता है, जगुआर होता है और चीता शामिल इसमें किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में तेंदुओं के, प्रश्न संख्या 131, प्रश्न संख्या क्या है 131, कि ये कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का प्रयोग कर सही कोड का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया। तो ये भी क्या है, सही है। ये तेंदुआ रिपोर्ट के बारे में दे रहा है, तो ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की अधिकतम संख्या 3907 हो सकती है। 3907 मध्य प्रदेश राज्य में है। 3907 कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। और उसके बाद से जो उसका अगला नेक्स्ट कथन है कि शिवालिक की पहाड़ियों, दूसरा जो कथन कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की अधिकतम संख्या 3907 मध्य प्रदेश राज्य में। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। वह शिवालिक पहाड़ी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट आई है, ये भी क्या है, सही है। और देखिए जब सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है कहाँ, ये हुआ है आपका मध्य भारत और पूर्वी घाट में। मध्य भारत और पूर्वी घाट में बढ़ोतरी हुआ है, बल्कि शिवालिक पहाड़ियों में इसके और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में इसकी कमी आई है। इसलिए तीनों कथन क्या है, सही है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में तीनों कथन सही दे रहा है, अर्थात ऑप्शन डी में दिया है कि सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए जो पहला जो कथन है ना क्या है, सही है। आखिर पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला क्या है, सही है। उसके बाद कह रही आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। कब शुरू किया गया था इसको, तो 23 सितंबर 2018 को। तो दोनों कथन क्या है इसका, सही है। अब पूछा क्या है कौन सही नहीं है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो तो 1 नो तो 2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नो तो 1 नो तो 2। दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूछा कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ यूपी के 20 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। कह रहा है क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ यूपी के, तो देखिए अयोध्या और वाराणसी के साथ तो सही है कर, लेकिन दिया ये यूपी के 20 प्रमुख शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 शहर नहीं बल्कि 17 शहरों की बात की गई। कितने, तो 17 शहर की बात की गई इसमें। अगला कथन कर रहा है अयोध्या को राज्य के पहले सौर शहर के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, गलत है। और पूछा कौन सही नहीं है, तो 1 नंबर ही सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी में केवल 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 कर रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो सूरत में, नोएडा में, जयपुर में या मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग का महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है ग्रेमी अवार्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग कर सही कूट का चयन कीजिए। देखिए जो ये पहला कथन है ना, ये 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है। तो ये पहला ही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का जो आयोजन हुआ था अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था। कहाँ, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और हाँ, ये तो कथन क्या है, गलत है। और पूछा कौन सही कूट चयन करना, तो एक तो सही नहीं होगा, अर्थात एक जिस ऑप्शन में भी होगा गलत हो जाएगा। और अगला है कि अगला कथन कर रहा है कि भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह आगे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, कि 1 मिनट। देखिए इसका जो पहला कथन था तो गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्ति एल्बम की श्रेणी में 2024 के ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो ये भी क्या है, दूसरा कथन क्या है, सही है। और इसका अगला तीसरा कथन है कि संगीत संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने का यह वार्षिक आयोजन 1959 से शुरू किया। दूसरा कथन भी सही है। पूछा हालांकि कौन सही है, तो आप एक ऑप्शन सही नहीं था, तो इसलिए बचा क्या, केवल बी, 2 और 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और है, 136 4 प्रश्न देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों का प्रयोग और सही कूट का चयन कीजिए। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज INS संधायक को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में शामिल कर लिया गया है। और इसी में जो दूसरा कथन कर रहा है कि भारतीय नौसेना कोलकाता के मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग में 4 बड़े सर्वेक्षण पोत निर्माणाधीन है। INS संधायक उनमें से प्रथम है। दूसरा कथन क्या है, सही है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 137 का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के छठे संस्करण का आयोजन हरियाणा में किया गया। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था ये हरियाणा में नहीं बल्कि क्या कहाँ गया था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै, तिरुचि और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया था। और दूसरा कह रहा है कथन कि हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष पद रखकर चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब अपने पास बनाए रखा। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मतलब चौथी बार जीतना, तो ये क्या है, गलत है दोनों कथन, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा ने नहीं, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने। किसने, तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीता। इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, अगला भी है ऑप्शन। हाँ, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के तहत मतलब स्कूल गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत की। दूसरा कथन क्या है, सही है। पहला जो ऊपर से 1 और 2 कथन है ये गलत है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रहा है 1 और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 स्कूलों को उन्नयन और आधुनिक शुभारंभ किया जाएगा। प्रश्न संख्या 138, 28 नहीं 138 है। तो पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या है, सही है। तो पहला कथन ये होगा नहीं।